नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 की राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की इस क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करें कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में। इस पुस्तक का पहला चैप्टर जो हमने शुरू किया है उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं तो आपको बता दी है, जैसे मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया, मैंने आहड़ के बारे में बताया, मैंने गिलूंड के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को बागोर के बारे में बताया। इसके बाद हमने गणेश्वर सभ्यता के बारे में चर्चा की। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, रचन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका जो उत्खनन किया गया। यहाँ से रोमन एम्फोरा यानी सूरा पात्र जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसे यूनानी सुराही भी कहते हैं। इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि भी करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछ लिया गया है। श्रीमाल किसका प्राचीन नाम है? तो भीनमाल जालोर जो है उसका प्राचीन नाम जो है वो क्या है? श्रीमाल है। पहले जो है वो श्रीमाल, फिर भीनमाल और आज वो जालोर बन चुका है। तो चलिए आगे बात करते हैं मेरे मित्रों। इसके बाद है, इसी प्रकार इसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराठ, जयपुर की बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो बैराठ, जयपुर से। यहाँ पर उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कार्य। इसके अलावा नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित ने यहाँ पर उत्खनन किया। बैराठ से एक गोल मंदिर जो है वो प्राप्त हुआ है, प्लस अशोक के स्तंभ के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बैराठ के समीप अशोक के भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये जो बीच वाला पैराग्राफ आपको पढ़ा है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौर्यकालीन यहाँ पर कला के अवशेष मिले हैं। बैराठ कहाँ पर है? वर्तमान में जयपुर में है। किसके द्वारा खनन किया गया? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। और यहाँ पर अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण और भाब्रू का जो अभिलेख है वो यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद मेरे मित्रों, बालाथल उदयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो उत्खनन कार्य है वो वी.एन. मिश्र के निर्देशन में किया गया। यह एक ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता है उस पर प्रकाश डालती है। तो आपको पूछा जा सकता है, परीक्षक सवाल क्या कर सकता है कि बालाथल उदयपुर जो है वो किस प्रकार की सभ्यता के प्रमाण यहाँ से है? तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता जो है इसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता के होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। सुमेलित करने में सवाल आ सकता है मित्रों, सब याद होने चाहिए ये। रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोह भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष जो हैं वो राजस्थान से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता। अब तक देखिए मित्रों, मैंने जो पीछे बात आपको जितनी भी बताई है ये सब की सब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हो चुकी है। अब हम वैदिक काल की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपने प्राचीन भारत पढ़ा होगा इतिहास में, तो प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास का जो कालखंड है उसमें अलग अलग जो बिंदु आते हैं, उनमें वैदिक सभ्यता की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के दौरान राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की रही होगी। तो यहाँ वैदिक सभ्यता का समय आरंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़ और तरखाना वाला डेरा और चक 64 से प्राप्त होते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में सवाल कि राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको बताना है अनूपगढ़ गंगानगर से, तरखाना वाला डेरा और चक 64 ये सब स्थान कहाँ से संबंधित है? तो गंगानगर जिले से संबंधित है मेरे मित्रों। ये सारे स्थान जो हैं वो, तो आप लोग शायद इन स्थानों को बहुत अच्छे से याद रख लोगे। इसके बाद बात कर रहे हैं, ये वैदिक सभ्यता का काल हो गया। इसके बाद महाकाव्य काल आया। इस काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था।
और जहां समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में यह कथा स्वीकार नहीं की जाती है। आपको पता होगा जब समुद्र पार करने के लिए यज्ञ किया जा रहा था और समुद्र देवता से प्रार्थना की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी समुद्र देवता ने भगवान राम को जब अपना स्थान नहीं दिया, तब भगवान राम ने गुस्से में अपनी प्रतंचा चढ़ाई थी, अपना धनुष खींचा था और उससे क्रोधित अवस्था में देखकर समुद्र उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद वो जो बाण छोड़ा गया वो किसकी तरफ छोड़ा गया, वो जिस दिशा में गया और जहां आज मरुस्थल है, ये राजस्थान का, ये कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर आकर वो तीर गिरा था। तो ये कथा जो है वो आज के वैज्ञानिक युग में ये कही जा रही है कि सही नहीं मानी जा सकती, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ न कुछ कारण तो जरूर रहे होंगे जिनके बारे में हमें बातचीत करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, इसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं मेरे मित्रों। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश, जिसे हम आजकल बीकानेर के नाम से जानते हैं, कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र था, अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य प्रदेश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय, अब बात हम वेदों से आगे बढ़ चुके हैं, बुद्ध के समय की बात कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में, यानी ज़्यादा जानकारी इस समय में मिलती नहीं है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारियां मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम, जनपदों का उदय और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य का संघर्ष। अगर किसी मेरे साथी ने भारत का इतिहास पढ़ा है तो उसने पढ़ा होगा कि पहले हड़प्पा सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग जो है वो वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद वैदिक काल के बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद जनपदों का उदय होता है। तो वह जनपदों के उदय का इतिहास में राजस्थान की क्या भूमिका रही होगी, राजस्थान में कौन से जनपद रहेंगे होंगे, उस पर अब चर्चा करते हैं। यानी एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, अब एक दूसरे टॉपिक की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में सभी जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, ये ध्यान रखना मेरे मित्रों, आपके भारत के इतिहास में भी ये सवाल आ सकता है कि महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो बौद्ध एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से भी हमें जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होती है। ये अंगुत्तर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने जनपदों की जानकारी मिलती है, तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। यानी राजस्थान के अधिकांश भाग जो है वो कुरु, सूरसेन और अवंती जनपदों में आते थे, लेकिन एक जनपद है उसका साफ उल्लेख मिलता है जिसका नाम क्या है, मत्स्य जनपद है। मत्स्य जनपद का उल्लेख जो है वो मेरे मित्रों उस समय भी किया गया है। यानी मत्स्य जनपद की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका उस समय भी थी, यानी उस समय भी नकारा नहीं जा सकता कि राजस्थान में इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी। तो ये सब भी ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद के अंतर्गत आता था। अगला जनपद जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, सीवी जनपद महत्वपूर्ण है। कौन सा जनपद, सीवी जनपद जो है वो महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ के आसपास का इलाका जो है वो किस जनपद के अंतर्गत आता था, सीवी जनपद के अंतर्गत आता। तो एक मत्स्य जनपद हो गया, एक हमारा सीवी जनपद हो गया। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबाइली जो हैं, जिसमें कबीले जो हैं वो मालव, योधेय और अर्जुनायन, ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, मालव, योधेय और अर्जुनायन, ये तीनों के तीनों इस पश्चिमी जो पंजाब वाला प्रांत वाला इलाका है, आज का जो पाकिस्तान है, इधर से भागे हुए जो कबीले थे मालव, योधेय और अर्जुनायन, वो किस की ओर आए, राजस्थान की ओर आए और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में वो रहने लगे। मत्स्य जनपद की हम बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा पहला जनपद है जिसके बारे में हमें बातचीत थोड़ी विस्तार से करनी है और आपको याद रखना है, अक्सर परीक्षाओं में सवाल आते हैं, वो है मत्स्य जनपद। आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है।
उसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब से सरस्वती नदी के जंगलों तक इसका विस्तार था। यानी विस्तार भी देखिए कितना लंबा चौड़ा था इस जनपद का। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर का कुछ भाग सम्मिलित था। आजकल का कौन सा क्षेत्र मत्स्य जनपद में आता है? तो जयपुर है, अलवर है, धौलपुर है, करौली है और भरतपुर का जो भाग है वो इसके अंतर्गत आता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था भाई। विराट नगर ऐसे ही नहीं पड़ा, यहाँ का राजा था विराट, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर, जिसे बैराट के नाम से भी जानते हैं, बसाकर उसे मत्स्य जनपद की क्या बनाया? राजधानी बनाया। विराट की पुत्री का नाम उत्तरा था और उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। पुत्री का पुत्र परीक्षित हुआ, जो कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। यानी उनके एक पुत्र हुआ परीक्षित नाम का। परीक्षित का नाम आपने सुना, अगर गीता कभी सुनी है आपने, भागवत गीता के पाठ में कभी गए हो तो राजा परीक्षित के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इसके बाद लिखा है, महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का यह मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और इसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष, यानी मत्स्य जनपद और सालव जनपद की सीमा जो है वो ठीक से बनी हुई नहीं थी, इस वजह से इनमें संघर्ष होता रहता था, जिसकल आजकल परिवारों में होता रहता है। सालवों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। यानी चेदी भी किसका? मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, क्योंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती ही है। अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। यानी मत्स्य जनपद अब किस में मिल गया? चेदी जनपद में। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। आपको पता है मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, गणानंद का नाम आपने सुना होगा, बाद में चंद्रगुप्त ये सब आकर उनको तहस नहस किया। तो ये मगध जो है उस जमाने का एक शक्तिशाली साम्राज्य यानी महाजनपद हुआ करता था, तो उसका शिकार हो गया और मगध में इसका विलय कर दिया गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीत कर मगध साम्राज्य में इसे क्या कर लिया? शामिल कर लिया। इसके बाद और क्या क्या हुआ जरा उस पर भी प्रकाश डालते हैं मेरे मित्रों। इसके बाद है मगध में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासन काल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। यानी जब बाद में मौर्यों का शासन हुआ तो यहाँ पर मौर्य जो है वो शासन करते थे मत्स्य जनपद में भी। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्यकालीन अवशेष जो हैं वो इस तथ्य की वाकई में क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं। तो ये जनपदों का जो राजस्थान का इतिहास था, यानी जनपद काल में राजस्थान की स्थिति क्या रही थी, इस पर हमने चर्चा की है। अब हमारा भारत राजस्थान का जो इतिहास है उसके महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से आरंभ होने वाले हैं। यहाँ तक भी परीक्षा में सवाल आते हैं और आगे भी आने वाले हैं मेरे मित्रों, तो आप बने रहिए। अब हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ते हैं। सबसे पहले राजस्थान के राजवंशों की अगर बात करेंगे तो उससे पहले हमें राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो पढ़ना होगा। और अक्सर यहाँ से एक सवाल परीक्षा में मैंने बहुत बार देखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में परीक्षक सवाल कई बार बना चुका है। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में क्या क्या मत प्रचलित हैं आज भी, वो जरा देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत की राजनीति एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी थी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा आपकी परीक्षाओं में लिखा हुआ आता है 6वीं से 12वीं शताब्दी तक का इतिहास पढ़िए भैया। इसका मतलब वो आपसे राजपूत काल के बारे में ही पूछ रहा है। 6वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है उसे राजपूत काल के नाम से ही जानते हैं। यानी हर्ष की मृत्यु के बाद और 12वीं शताब्दी तक का जो काल है वो क्या कहलाता है? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है।
प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत काल कहा जा सकता है। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देखिए मेरे मित्रों, अभी मैंने आज ही एक परीक्षा में सवाल देखा था कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा वाला मैं कोट जो है वो आपको इसलिए करके बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, अगर परीक्षक आपसे पूछना चाहे कि भाई राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जितने भी मत प्रचलित हैं उनमें सर्वमान्य मत कौन सा है, तो आपको जवाब देना है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो कहा है वो सर्वमान्य माना जाता है। इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग हुआ है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास व नाटकों व बाणभट्ट के हर्ष चरित्र कादम्बरी में इस शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर 3-4 पुस्तकें आ गई जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चाणक्य की पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है, कालिदास के विभिन्न नाटक आपने पढ़े होंगे, बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र लिखा, इसके बाद में वह कादम्बरी लिखी, इन दोनों में भी इसका उल्लेख है। चीनी यात्री हवेन सांग ने भी हर्षवर्धन के समय भारत आया था और राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाव दिया गया है यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आगे की पंक्तियों में हम इन संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मत जो हैं उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक ये मान लीजिए हमने कोई चर्चा नहीं की है कि किसने क्या क्या कहा है, चर्चा अब करने वाले हैं। अभी तक तो ये कहा है कि भाई चाणक्य ने क्या लिखा है, कालिदास ने क्या लिखा है, ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी व्यापक चर्चा जो है वो अब करनी है राजपूतों के संदर्भ में। सबसे पहला कथन जो है वो वैदिक आर्यों की संतान किस किसने कहा है, यानी राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किस किसने कहा है। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य नाम के 2 व्यक्ति हैं, यानी सीवी वैद्य और हीराचंद ओझा जो है उन्होंने इनको आर्यों की, वैदिक आर्यों की संतान कहा है। तो ध्यान रखना, वैदिक आर्यों की संतान किसके द्वारा कहा गया राजपूतों को, तो हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य के अनुसार कहा गया है। इन्होंने कहा है कि राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। इनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते और प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में इनका विश्वास था। इनके सुडौल शारीरिक कदकाठी, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि यह आर्यों की क्या थी, संतान थी। तो पहला आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य जो हैं इन दोनों ने कौन सा कथन कहा है। इन्होंने कहा है कि ये भाई साहब जो हैं वो किसकी संतान थे, वैदिक आर्यों की संतान थे। और परीक्षक अगर पूछे कि सर्वमान्य कौन सा माना जाता है तो आपको बताना है हीराचंद ओझा का ही सर्वमान्य माना जाता है। इसके बाद है अग्निकुंड का सिद्धांत जो है वो भी आपने खूब सुना होगा। चंद्रबरदाई जो है इनके ग्रंथ के बारे में आपने सुन रखा होगा। पृथ्वीराज रासो में इन्होंने अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो दिया था। चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे उसके दरबारी विद्वान थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा और उसी में इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने लिखा। इन्होंने कहा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मल मूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इसे निपटने हेतु, वशिष्ठ मुनि जो है यहाँ पर इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड से 3 योद्धाओं को उत्पन्न किया। पहले जिसमें प्रमार थे, चालुक्य थे और प्रतिहार थे। प्रमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु जब ये 3 भी रक्षा नहीं कर पाए तो उन्होंने एक चौथे वंश की जो है वो उसको उत्पन्न किया, जिसे क्या कहा गया, वो ताकतवर भी था, हथियारों से सुसज्जित भी था और उसे कहा गया चौहान, यानी चाहमान शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसे चौहान कहा गया। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड के यज्ञ से की गई थी। यह कथन किसका है, तो यह है भैया चंद्रबरदाई का, आपको यह ध्यान रखना है। आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे
या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमणकारियों की जो शक्तियां थी उनको कमजोर करने के लिए जो तैयार किए गए थे, ये वह भी हो सकते हैं। यानी जो वैज्ञानिक तथ्य उसमें हो सकता है, विद्वानों ने उसको स्वीकार करने की कोशिश की। सीधा ये नहीं मान लिया कि भाई यज्ञ किया और उस यज्ञ से जो पैदा हुआ वही जो है वो क्या बन गए, बाद में आगे आकर हमारे यहाँ पर जो है वो राजपूत बन गए, ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा हो सकता है इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य ये शामिल हो कि प्राचीन जो जातियां, जो मीणा है, भील है, जो शस्त्र उठाकर काम करते थे, जैसे शक है, हूण है, यूची आदि जो जातियां थी, इनके खिलाफ खड़े हुए और शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में इन्हें क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया। यानी ये व्यक्ति जो पहले इस प्रकार थे, भील है, मीणा है, शक है, हूण है, यूची है आदि विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग प्रजातियां थी, इनके जो लोग थे उनको यज्ञ के द्वारा शुद्धिकरण करके आर्यों की संतान कह दिया गया, ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसके बाद अगला सिद्धांत है ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी राजपूत ब्राह्मणों की संतान थे या ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे। यह सिद्धांत किसका है, तो D.R. भंडारकर, डॉक्टर D.R. भंडारकर जो है उनका सिद्धांत, ये D.R. भंडारकर का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में इसके संदर्भ में कहा है। और इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, ठीक है, वो इसका खंडन करते हैं बाद में। सर्वप्रथम D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसे वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। यानी इसके जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो हैं वो किसके, वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी थे उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, किसमें, बिजोलिया शिलालेख में। इसके कारण ऐसा भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर जो है वो ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का एकाट्य प्रमाण है। यानी राजशेखर जो है वो एक ब्राह्मण था और उसका विवाह जो है वो अवंती सुंदरी के साथ हुआ था, इसलिए भी ब्राह्मणों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इनसे उत्पन्न हुए होंगे। डॉक्टर गोपीनाथ चंद्रमा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदेव का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की जो टीका लिखी उसमें यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है, किंतु अन्य इतिहासकार जैसे दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। जो गोपीनाथ शर्मा है उनका कौन नहीं स्वीकार करते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा इसको स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और D.R. भंडारकर ये कहते हैं भैया ये ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन डॉक्टर शर्मा फिर किसकी करते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा किसका समर्थन करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी चलिए आगे, विदेशी संतान। विदेशी संतानों का सबसे जो ज़्यादा प्रबल दावेदार माने जाते हैं वो कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। टोड लिखते हैं कि राजपूत शक व सीथियन जाति के वंशज थे भैया। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों की विदेशी जाति को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी से लेकर लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी जातियों को जो जब से शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय ब्राह्मण ले लिया गया। यानी बाद में उनको क्या कर दिया, पहले तो वो आक्रमणकारी के रूप में आए लेकिन यज्ञ के द्वारा उनको पवित्र करके बाद में क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक सीथियन और हूणों से मिलते जुलते हैं। अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा, अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं-9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। तो हूणों की संतान किसने बताया है, ये बताया है स्मिथ ने। तो आप लोग ये 2 सवाल यहाँ याद कर लीजिएगा। विदेशी जाति शक और सीथियन से उत्पत्ति किसने बताई है, ये बताइए टोड ने। स्मिथ ने क्या बताई है, हूणों की संतान बताया है इन्हें। और इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया, इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। यानी राजपूत स्वयं किससे उत्पत्ति बताते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा से अपने आप को उत्पन्न होता बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन से रीति रिवाजों से साम्य स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक, हूणों, कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। इसके भी प्रमाण हैं। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित है और अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात है, जैसा कि महाकाव्यों में इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के बीच में मतभेद हैं। ऐसी स्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को
भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं? यह सवाल मैं बीच में बता चुका हूं, मैंने एक परीक्षा में यह सवाल देखा है, तो यहाँ पर लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं अधिकांश विद्वान। इसका मतलब किसका? यह जो हीराचंद ओझा ने सर्वप्रथम बताया था, वह जो है वो क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। विदेशी रक्त भी सम्मिलित है, यह भी सत्यापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आर्यों और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। मेरे मित्रों, तो आपको यही ध्यान रखना है। पहली बात तो सुमेलित करवा सकता है पेपर सेटर, इधर आपको दे देगा मत, इधर उनके मतों को देने वाले व्यक्ति दे सकता है। तो सुमेलित करवाना तो सबसे शानदार सवाल है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्लस अलग अलग पूछे तो भी पूछ सकता है। आपसे ये पूछे कि सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है, तो आर्यों की संतान मानने वाला डॉक्टर हीराचंद ओझा वाला है। तो अब मेरे मित्रों ये सारे मत आ गए। अब हमारे राजपूत वंश जो हैं उनकी जो परिचय है गुहिल वंश से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेवाड़ का गुहिल वंश जो है उसकी बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप बने रहिए इस क्लास के साथ। आपको बेहद पसंद आ रही होगी और आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर करने के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी क्लासेज में भी इसी प्रकार आपको सब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।